तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ये ब्लर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम सबसे पहली चीज़ जो पढ़ेंगे वो होगी रेशियो। हम एक बारी पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, देन हम इसके बाद एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे रेशियो। अब रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा हो तो उसके लिए भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो रेशियो में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो रेशियो होता क्या है। मान लो यहाँ पर एक बॉल है जो ब्लैक कलर की है, एक बॉल है जो रेड कलर की है, एक बॉल है जो ब्लैक है, एक बॉल है जो ब्लैक है। ठीक, तीन ब्लैक बॉल, एक रेड बॉल। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को बताइए रेशियो, बताइए मुझे रेशियो, बताइए ब्लैक बॉल का रेशियो, बताइए ब्लैक बॉल का रेशियो टू रेड बॉल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि ब्लैक बॉल का रेशियो बताइए टू रेड बॉल। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम करेंगे कि हम सबसे पहले जो भी आगे लिखा है यानी ब्लैक बॉल, तो हम ब्लैक बॉल काउंट करेंगे 1 2 3। ब्लैक बॉल हमने काउंट करी, कितनी है 3, वो आ जाएगा ऊपर। और जो भी 2 के बाद लिखा होता है, हमेशा जो भी क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो जो भी 2 के बाद लिखा होगा हमेशा उसको हम नीचे लिखेंगे। आई बात आपके समझ में। अब यहाँ था ब्लैक बॉल और रेड बॉल का रेशियो चाहिए था। ब्लैक बॉल हमने लिख ली 3 है, 2 के बाद क्या है रेड बॉल जो नीचे आएगा, यानी रेड बॉल कितनी है सिर्फ 1। तो ये हमारा रेशियो निकल के आया 3:1। समझ आया। रेशियो को हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं। ये बात आपके समझ में आई। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, जहाँ पर हमारे पास इस बारी एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर शेप्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा। ट्रायंगल, सर्कल, ये स्क्वायर है, सर्कल सर्कल ट्रायंगल। ओके, हमने एक शेप ली, उसके अंदर हमने बहुत सारी शेप्स बनाई। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए तो सवाल किस तरीके का बनेगा, सवाल बनेगा कि फाइंड रेशियो। फाइंड रेशियो, अब मैंने बताया हमेशा 2 के रिस्पेक्ट में आएगा, तो कौन सा निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ सर्कल टू ऑल शेप। मान लीजिए इस बारी मैंने बोला ऑल शेप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ सर्कल या फिर हम इस बार स्क्वायर का निकालते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ स्क्वायर टू सर्कल। इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू सर्कल निकाल लेते हैं। और एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल टू स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, हमने 3 क्वेश्चंस बनाए। अब इन तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो फाइंड रेशियो ऑफ सर्कल। अब मैंने बताया सर्कल गिनो कितने हैं, 1 2 3 4। जो भी आगे होता है 2 के जो आगे होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी 4 ऊपर आ जाएगा। और 2 के जो बाद में होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी ऑल शेप। ऑल शेप क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑल शेप 9। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई बात आपके समझ में। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, फाइंड रेशियो ऑफ स्क्वायर टू सर्कल। 2 से पहले कौन है, स्क्वायर, तो स्क्वायर गिन लो 1 2, सिर्फ 2 है। ओके, और 2 के बाद वाले जो नीचे आएंगे सर्कल 1 2 3 4। अब देखो ये क्या हो रहा है, अगर आपने फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब 2 नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं तो हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो मुझे दिख रहा है कि 2 भी 2 के टेबल में आता है और 4 भी 2 के टेबल में आता है। मैं तो दोनों को 2 से रिड्यूस कर दूंगा, इसको भी 2 से काट दूंगा, यानी 2 से रिड्यूस कर दूंगा, आ जाएगा 1। 2 2 1 होता है ना, ओ 2 1 2 होता है ना, और इसको भी मैं 2 से काट दूंगा, 2 2 4 होता है जो, ठीक है। तो मेरा क्या न्यू रेशियो निकल के आया, 1:2, 1:2। ये मेरा सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड देखिए क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का रेशियो मांगा है। अब देखिए 2 हमेशा क्वेश्चन में आएगा, 2 से पहले एक नंबर जो आगे ऊपर आएगा कितना है, 2 से आगे क्या मांगा है, ट्राइंगल, तो 1 2 3, ट्राइंगल सिर्फ 3 थे। और 2 के बाद कौन है, स्क्वायर एंड सर्कल, तो स्क्वायर एंड सर्कल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 6। अब आपको ये चीज़ समझ आई। अब मैंने जस्ट अभी अभी बताया था, क्या ये मेरा रेशियो है, नहीं ये मेरा रेशियो नहीं है। रेशियो तो सबसे रिड्यूस फॉर्म होता है ना। तो इसको भी देखो, आपको दिख रहा होगा कि 3 के ही टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसको भी 3 से रिड्यूस कर लूँगा और इसको भी। जब इसको 3 से रिड्यूस करूँगा तो आ जाएगा 1, और इसको रिड्यूस करूँगा तो आ जाएगा 2, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है और 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। तो इसका हमारा रेशियो क्या निकल के आया, 1:2। तो कुछ यही ट्रिक होती है आपकी रेशियो सॉल्व करने की। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, और अगर कहीं वीडियो में ब्लर हुआ हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन एक्चुअली में होता क्या है, प्रपोर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, और सबसे इजी भी है ये, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रेशियो के तरीके से ही हो जाता है। जैसे कि प्रपोर्शन शो द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियो, कि दो अलग अलग रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो उसे हम प्रपोर्शन कहेंगे। आई बात आपको समझ में, नहीं आई होगी, थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। इफ़ 2 रेशियो आर इन प्रपोर्शन, अगर 2 रेशियो आपस में प्रपोर्शन है तो वो ज़रूर ही इक्वल होंगे। किस तरीके से इक्वल होंगे एक बारी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक रेशियो यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ये समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है एक बारी पीछे वापस करके देख लेना, या तो कमेंट कर देना, उसकी हम शॉर्ट डाल देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3:6 एक ये है, और ये प्रपोर्शन में है किस चीज़ के, 4:8 के, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में होता है चेक करने का। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, इसमें बस हमें चेक करके यस और नो लिखना होता है, इतना करना होता है बस। अगर इनका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर आ गया ना, तो समझ जाओ कि यस ये प्रपोर्शनेट है। समझ आई बात। चलो चेक करते हैं। ये लिखा हुआ था 3:6। अब मैंने आपको शुरुआत में ही अभी रेशियो जब पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमें रेशियो की सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए। तो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, ये भी आता है तो ये हो जाएगा 1 बार में, और ये आ जाता है 2 बार में, ठीक है। तो इसका रेशियो तो हमें दिख गया आता हुआ, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ओके, थोड़ा इजी लगेगा देखने में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4:8 पे। ये दोनों भी 4 की टेबल में आते हैं, ये आता है 1 बार में, ये आता है 2 बार में। समझ आई। तो देखो ये भी मेरा सेम रेशियो बन गया। अब मेरे को ये सेम दिख रहा है ना, ये एक अलग रेशियो था, ये एक अलग रेशियो था, लेकिन दोनों के रेशियोज आपस में बराबर हैं, रेशियो 1 इक्वल टू रेशियो 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये चीज़ आपस में क्या है, प्रपोर्शनेट है। आई बात आपको समझ में क्या होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के सवाल किस तरीके के आते हैं, मेनली चीज़ ऐसी है, प्रपोर्शन के सवाल कुछ इस तरीके के आते हैं, हम इसमें देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ पर एक बना लेते हैं साइड में। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि मैंगोज़ मिल रहे हैं, मार्केट है, मार्केट में मैंगोज़ मिल रहे हैं, ओके। तो जो है हमारा कि कॉस्ट ऑफ 8 मैंगोज़ इज़ ₹64।
व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 25 मैंगोज, कि अगर मार्केट के अंदर 8 मैंगोज 64 रुपीज़ के मिल रहे हैं तो 25 मैंगोज कितने के मिलेंगे। अब ये निकालने के दो तरीके होते हैं, एक आपका प्रोपोर्शन वाला तरीका है, एक आपका यूनिटरी मेथड है, जो मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको। सबसे पहले प्रोपोर्शन वाले तरीके से देख लेते हैं। प्रोपोर्शन में हम अभी अभी सीख के आए कि यूनिट्स, पहले हम यूनिट्स को ऊपर नीचे रखेंगे, जैसे कि 8 और 25 दोनों ही मैंगोज़ हैं, तो मैं इन दोनों यूनिट्स को, मैंगोज़ को अब ऐसे रख लूँगा। अब 8 मैंगोज़ कितने के मिल रहे थे, 64 के, और 25 कितने के मिलेंगे, ये मुझे निकालना है। कितना ईजी है ना। दो यूनिट्स जो सेम होंगी, जैसे ये और ये दोनों ही मैंगो थे, मैंने दोनों को ही ऊपर नीचे उसमें लिख लिया, रेशियो में लिख लिया। 8 मैंगो 64 के मिल रहे थे, तो 25 मैंगोज़ कितने के मिलेंगे। अब इसको पता लगाना तो बहुत आसान है। कैसे पता लगाएंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई x और 64 मल्टीप्लाई 25। हाँ है ना, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है। अगर आप क्लास 7th में आ चुके हैं तो ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ ली होगी कि अगर हमें कोई भी चीज़ निकालनी है तो उस चीज़ को हम यहीं पर रखते हैं और उसके साथ जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये 8 जो है, अगर यहाँ x निकालना है हमें, और जो ये 8 जो है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, पक्की बात है उधर जाके ये डिवाइड होगा। आया आपको बात समझ में। 64 इंटू मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 8, ये हो गया। अब कितना इजी है इसे सॉल्व करना। 8 के टेबल में 64 आता है 8 बार में, हाँ है ना, आपको पता है। बस 8 के 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा 200। ओके, देखो आंसर आ गया। 8 मैंगोज जो थे वो 64 के थे और 25 मैंगोज 200 के थे। समझ आई आपको बात। अब यहाँ पर आपको प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ कि सेम क्वांटिटीज़ को ऐसे रखना है, और पहली क्वांटिटी कितने में है वो यहाँ, दूसरी क्वांटिटी कितने में होंगी वो यहाँ। और फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के उससे मेथड से। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमें डी निकालना है तो आपको दिख गया होगा कि सी मल्टीप्लाई बी करके अपॉन में ए कर देंगे तो हमारा डी आ जाएगा, जो भी अभी हमने यहाँ पे करा था साइड में। आई बात आपको समझ में। ये होता है हमारा प्रपोर्शन। हमने प्रपोर्शन इक्वलेंट समझा कि कभी कभी प्रपोर्शन इक्वलेंट करने का आ जाता है सवाल। अरे स्पेलिंग गलत हो गई, इक्वलेंट करने का सवाल आ जाता है कभी कभी हमारा कि प्रपोर्शन क्या इक्वल है, क्या प्रपोर्शन इक्वल है, यस या नो। हमने इसे सॉल्व करके देखा, ये प्रपोर्शन इक्वल था, इसीलिए हम यस लिखेंगे यहाँ। कभी कभार होता है इक्वल नहीं भी होता है, रिड्यूस करके देखना आप, कभी कभार इक्वल नहीं भी होता है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। देन हमने प्रपोर्शन समझा कि प्रपोर्शन निकालते कैसे हैं, और ये मोस्टली प्रपोर्शन के क्वेश्चनों से सिर्फ इक्वलेंट का आता है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं प्रपोर्शन वाले ये हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हम अब सीखेंगे। अगर कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो एक बारी पीछे वापस करके देख लेना, वरना कमेंट कर देना, उसको हम एक और बार समझा देंगे। समझेंगे यूनिटरी मेथड। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड समझ लिए हैं, रेशियो समझ लिया है, प्रपोर्शन समझ लिया है। अब हम हमारे थर्ड मेथड के ऊपर है, यूनिटरी मेथड के ऊपर। इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, देन जो भी हमें निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हम पीछे ही कुछ देख के आए थे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज। मार्केट के अंदर 4 मैंगो की कीमत है, कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज कितनी है, इसकी कीमत हम रख लेते हैं 20। ठीक है, 20 रुपीज़ यूनिट पे लिखना पड़ता है। तो फाइंड करो, फाइंड कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। अब इसको किस तरीके से करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, यूनिटरी मेथड। सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालो। यहाँ तुम्हें 4 मैंगोज की वैल्यू दे रखी है,
4 मैंगोज़ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20, है ना, 20 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो सबसे पहले। अगर 4 मैंगोज़ की वैल्यू 20 है तो 1 मैंगोज़ की वैल्यू कितनी होगी? 20 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5। जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 20 से तो 5 आ जाता है। तो यानी कि 1 मैंगो की वैल्यू 5 रुपीज़ होगी, हाँ है ना। अब कितने मैंगोज़ की वैल्यू चाहिए थी हमें? 20 मैंगोज़ की। तो अगर 1 मैंगो की वैल्यू 5 रुपीज़ है तो 20 मैंगोज़ की वैल्यू कितनी होगी? अब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 20 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 100 रुपीज़। समझ आया किस तरीके से करना है? सबसे पहले 1 यूनिट का निकालना है, देन जो भी आंसर मांगा है उससे मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज के ऊपर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें चावल मिल रहे थे, कॉस्ट ऑफ राइस 2 kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 2 kg की वैल्यू कितनी है? 2 kg की वैल्यू है आपकी 50 रुपीज़। सस्ता चावल ले रहे हैं और हमें फाइंड करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 kg राइस। कि भाई अगर 2 किलो चावल की कीमत 50 रुपये है तो 50 किलो की कितनी होगी? बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1 यूनिट का आंसर निकालेंगे। अगर 2 kg की 50 रुपीज़ है तो 1 kg की कितनी यूनिट होगी? आपको पता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 50 को तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करा है हमने 1 यूनिट की। अब 1 यूनिट की अगर 25 है तो 50 kg की कितनी हो जाएगी? 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1250। ओके, इतने रुपीज़। इस तरीके से हमारा यूनिटरी मेथड होता है सॉल्व। समझ आया? तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज जो वर्ड है वो बहुत से बच्चों ने पहले ही सुना होता है, क्योंकि जब सभी के रिज़ल्ट आते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही पूछी जाती है, बताओ तेरा रिज़ल्ट कितना है या तेरा परसेंटेज कितना है ना। तो यहाँ भी यही पूछा गया है कि परसेंटेज होता क्या है। सही में रिज़ल्ट के बाद बहुत ही अजीब शब्द लगता है परसेंटेज, क्योंकि कुछ की कम आई होती है, कुछ की ज़्यादा आई होती है। ज़्यादा वाले तो बहुत जल्दी बता देते हैं, कम वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का साइन जो होता है, साइन कुछ इस तरीके का होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है कि आपका कितने, चलो मान लेते हैं मार्क्स की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि भैया आपके कितने मार्क्स आए हैं 100 में से, उस चीज़ को हम परसेंटेज में बोलते हैं एक तरीके से। आई बात आपको समझ में? नहीं आई होगी, यहाँ पर हम करके देखेंगे कि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली में। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है पार्ट, यानी किसी भी चीज़ का हिस्सा, वो पूरी की पूरी चीज़ इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। कितना अजीब लग रहा है ना। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है मुकेश, ठीक है। तो मुकेश के मार्क्स आए हैं 80 आए हैं। ओके, कितने में से? मुकेश के मार्क्स आए 80 100 में से, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज बता दो क्या आएगी। परसेंटेज बता दो, बहुत इजी है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट्स अपॉन में होल इंटू 100। पार्ट यानी कि कितने में से कितना आया है, उसे मिला कितना है 80। होल पूरा का पूरा कितना था 100 इंटू 100। फॉर्मूले के अंदर ये है। तो अब ये तो बहुत ही ईजी हो गया करना। कैसे? ऊपर वालों के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों की नीचे से। तो 80 की 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। करके देख लेना आप, हमें तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट आती है। 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, और क्या बच गया 80%। अब मैंने परसेंट का साइन क्यों लगाया? क्योंकि भाई हम तो परसेंटेज निकाल रहे थे ना, और परसेंटेज का साइन तो ऐसा होता है, इसीलिए मैंने उसकी परसेंटेज का साइन लगाया है। आई बात समझ में? अब अगर इससे भी ना समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो, ठीक है, हमारा ये सर्कल है,
सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो एडजस्ट कर लेना। सर्कल भी नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं पिज़्ज़ा। बहुत से बच्चों को पिज़्ज़ा खाना पसंद होता है। पिज़्ज़ा को मैंने कर दिया जी 4 हिस्सों में डिवाइड, कि हम तो 4 जने हैं। अब मुझे बता दो, अगर हम 4 जने हैं तो एक इंसान कितना हिस्सा खाएगा? एक हिस्सा ही तो खाएगा, हाँ है ना, है ना। अब फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि एक इंसान कितना हिस्सा खा रहा है, शेडेड कितना है, एक हिस्सा खा रहा है कितने में से? टोटल 4 में से, हाँ है ना। यही चीज़ हम फ्रैक्शन में पढ़ के आते हैं। ओके, अब देखो अब क्या चीज़ है कि मैं पूछ रहा हूँ कितना, इस जो ये वाला जो पर्सन होगा जो ये हिस्सा खा रहा है, वो कितना परसेंटेज हिस्सा खा गया पूरे पिज़्ज़ा का? कितना परसेंट खा गया भाई? मान लो बाद में हमने कहा कि भाई तूने तो बहुत सारा पिज़्ज़ा खाया था, तो कोई नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। तो हम कह सकते हैं नहीं, तूने इतना परसेंट पिज़्ज़ा खाया था, इस तरीके से। तो इसने 1/4 तो खाया है, लेकिन परसेंटेज कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं परसेंटेज कैसे बनाएंगे। पार्ट्स अपॉन में होल, यानी कि कितना हिस्सा खाया है? एक खाया है, पूरे होल कितने में से? 4 में से, इंटू 100। 100 के नीचे 1 लगाओ, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100, 4 की 1 से करेंगे आ जाएगा 4। अब तो नॉर्मल डिवाइड करना है। चलो नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 बचा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 5 से करेंगे 20, पूरा पूरा कैंसिल। तो क्या निकल के आया? 25%। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस इंसान से? बोलूँगा देख भाई, तूने पूरा 25% पिज़्ज़ा खाया था, ये तो मत बोल कि तूने कुछ नहीं खाया। समझ आई बात? परसेंटेज कुछ इस तरीके से निकलता है कि जितना हिस्सा खाया है वो ऊपर कितने में से, पूरे टोटल में से खाया है, इंटू 100। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि एक लड़का है, उसके मार्क्स आए थे, उसके मार्क्स, इस बार थोड़ा हम बड़ा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उसके मार्क्स आए थे 400, उसके मार्क्स आए थे 400, कितने में से? 500 में से। तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इंटू 100 करके। कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी 1, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? 40,000। 500 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा? 400 अपॉन में 5। अब इसकी डिवाइड तो आपको पता ही होगी कैसे करते हैं, 5 डिवाइड बाय 400, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। ओके, तो 8 बार में 40 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या निकल के आया? 80% निकल के आया कि ये जो बच्चा था इसकी परसेंटेज कितनी आई? 80% निकल के आई। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर आपके मार्क्स आए तो उसको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हम इसके आगे भी टॉपिक समझेंगे जहाँ पर हम परसेंटेज समझेंगे अलग तरीके से। यहाँ पर हमने क्या समझा? परसेंटेज निकालते किस तरीके से हैं, और परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज भी एक कंपैरिजन का ही तो तरीका होता है। मैं बोल रहा हूँ एक रमेश है, एक सुरेश है, रमेश के 20% आए, सुरेश के 70% आए। कंपैरिजन ही तो कर रहा हूँ मैं, दोनों के 100 में से ही तो आए होंगे। कंपैरिजन ही तो कर रहा हूँ मैं कि भाई तेरे तो 20 आए, उसके 70 आए, देख कितना ज़्यादा आया 100 में से। तो परसेंटेज जो होता है वो भी कंपैरिजन का ही एक रूप होता है। ओके, तो हम आगे समझेंगे कि मान लो जो फ्रैक्शन है इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे वैसे हमने वही चीज़ करी है, बट हम आगे एक बार डिटेल में समझेंगे। ओके, डेसिमल जो वर्ड्स आते हैं, डेसिमल होते हैं ना जिनमें पॉइंट होता है, उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक बार अच्छे से समझेंगे। समझ आया? और मान लो कभी कभार होता है परसेंटेज दे रखी हो, जैसे 80% दे रखा है, तो इसे कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे ऐसे इस तरीके से। आई बात समझ में, या अच्छे से करेंगे इसे। और तो अब हम समझेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में वो करना, ठीक है, चेंज करना। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। किस तरीके से होता है ये देखो, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन किस तरीके से होता है, मान लो एक सर्कल था, बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार सर्कल बन गया। तो इसमें मैंने ना कितने 2 बॉक्स कवर कर दिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? इसका फ्रैक्शन बन गया 2 बॉक्स कवर हुए हैं, कितने में से? टोटल 4 में से। ये इसका फ्रैक्शन बन गया, हाँ है ना। अब मुझे इसी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा? जो भी फ्रैक्शन है वो ऐसे लिख लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बहुत इजी, सिंपल, ख़त्म।
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 1, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से। 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 4 को 1 से कर देंगे 4। अब तो नॉर्मल डिवाइड है, डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, 50%। बहुत सिंपल सी बात है। और तुम्हें यहाँ भी दिख ही रहा होगा कि भाई एक सर्कल होता है, उसमें से आधा तो खा गए तुम, तो बचा कितना, आधा ही बचेगा, यानी आधा खाया, यानी तो 50% ही तो हो जाएगा। समझ आया। फ्रैक्शन मान लो मैं और भी एक क्वेश्चन और दे देता हूँ फ्रैक्शन का। जैसे 4/10 है फ्रैक्शन, ओके। अब ये 4/10 है, 4/10 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने बताया, 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन की, अपॉन में 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 अपॉन में 10। 10 1 या 10 होता है क्योंकि, तो 0 से 0 कैंसिल, बच गया क्या, 40% बच गया बस। कितना ईजी है कन्वर्ट करना, आई बात समझ में, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब मान लो इसी चीज़ को हमने अलग तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा रिटर्न में आ जाता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल 15 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 बॉल्स रेड हैं, ठीक है, और 10 बॉल्स ग्रीन हैं। तो मुझे परसेंटेज बताओ 5 रेड बॉल्स की। परसेंटेज किसकी मांग रहा है, रेड बॉल्स की परसेंटेज मांग रहा है और ग्रीन बॉल्स की परसेंटेज मांग रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने में से, अभी अभी जस्ट हम यहाँ पर पढ़कर आए थे, पार्ट्स अपॉन में होल इंटू 100 परसेंटेज बनाना है। पार्ट कितने, रेड बॉल का निकालना है ना, 5, कितने में से, टोटल बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स थी, 15 इंटू 100। सेम इसी तरीके से ग्रीन का भी निकलेगा, इसे सॉल्व करना आता है, ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे से, और देन डिवाइड। सेम इसी तरीके से ग्रीन का भी निकलेगा कि पार्ट्स ग्रीन कितने हैं, 10 हैं, टोटल बॉक्स में कितनी थी, 15 इंटू 100। सेम इसी तरीके से निकलेगा। समझ आया। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था जो तुम्हें मुश्किल पड़ती समझने में, आ गया होगा ये समझ में। ओके, अब हम आ जाते हैं डेसिमल टू परसेंटेज में। कुछ मुश्किल नहीं है डेसिमल टू परसेंटेज। मान लो कि डेसिमल दे रखा है 2.6, इसको बनाना है परसेंटेज। कैसे बनाओगे, अब देखो एक वो होता है प्रोसेस। सबसे पहले हमें डेसिमल दिया होता है, उसको हम फ्रैक्शन बनाते हैं, और फ्रैक्शन को देन हम परसेंटेज बनाते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। 2.6 अगर दे रखा है, कुछ नहीं है, उसके नीचे लिखो 1। ओके, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो बस 1 0 लगा दो, तुम्हारा बन गया फ्रैक्शन। समझ आई बात, पॉइंट हट जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन है, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये देखो ये फ्रैक्शन बन चुका है, इसे परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई, बस सॉल्व कर दो इस हिस्से को। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो 3.6 है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप नीचे 1 लिखो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, मान लो पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो नीचे 2 0, पॉइंट हट जाएगा। फ्रैक्शन क्या बन गया, 362 अपॉन 100। और इसको मुझे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। तो बस ख़त्म, 100 से मल्टीप्लाई करके इस हिस्से को सॉल्व करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अपॉन में 100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तुम्हारा आंसर आ गया 362 परसेंटेज। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ तो परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा है, हमने तो ये पढ़ा था कि परसेंटेज सिर्फ 100 तक होती है। तो होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। समझ आया, स्टेप होता है डेसिमल को परसेंटेज बनाने का। डेसिमल से पहले फ्रैक्शन बनेगा, देन उसके बाद वो परसेंटेज बनेगा। अब हम आ जाते हैं रिवर्स। रिवर्स में हम क्या पढ़ेंगे कि मान लो परसेंटेज हमें दे रखा है, मान लो 60% दिया था, इसको हम वापस से फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसे वापस से फ्रैक्शन, देखो 60% दिया था, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो 60% का मतलब अपॉन में 100, बस इस चीज़ को सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 अपॉन में 10। और अभी भी ये रिड्यूस हो रहा है ना, देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये आता है 3 बार में, ये आता है 5 बार में, बस तुम्हारा फ्रैक्शन बन गया। मान लो जैसे यहाँ पे नंबर होता है 90, तो 90% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90
परसेंटेज को लिख देंगे अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसर, 9 अपॉन में 10 तुम्हारा परसेंटेज वो बन गया, फ्रैक्शन बन गया। कितना ईजी होता है फ्रैक्शन बनाना, तो समझ आई बात। अब चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे अपनी कॉपी में करके देखो, ठीक है। और वो क्वेश्चन है तुम्हारा 25%। इसको करके देखो, वीडियो स्टॉप करो और इसे अभी करो। अगर नहीं आएगा तब मेरा सॉल्यूशन देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे मैथ के क्वेश्चंस की तो तुमसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। बाई चांस एक दो बन भी जाएं जो बहुत ईजी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, वीडियो स्टॉप करो, सॉल्व करो, देन ये देखना। तो इसको हम कैसे करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज मतलब अपॉन में 100, बस। अब क्या है, डिवाइड करना है। दोनों के दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है 5 बार में और ये आता है तुम्हारा 20 बार में। अभी भी दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है 1 बार में, ये आता है 4 बार में। तो बस क्या बन गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन बन गया इजीली। समझ आई ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है तो इसके बाद तुम परसेंटेज का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी, वो बहुत ही इजीली कर लोगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो उसको तुम कमेंट्स में बता देना। और अगर कोई भी पार्ट तुम्हें समझ ना ही आया हो, कोई भी पार्ट अगर तुम्हें समझ ना आया हो तो क्या करना, उसे एक बारी पीछे रिवर्स करके वापस से देख लेना। एक चीज़ और हमें थोड़ा समझने वाली है इसमें कि मान लो ये 50% है तो मैं इस 50% में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 100% हो जाए। क्या जोड़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है ये चीज़ मैं क्या जोड़ूंगा। वहाँ पे क्या जोड़ूंगा, 50% ही तो जोड़ूंगा, है ना। मान लो ये मेरा 65% होता तो मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ता कि ये 100% बन जाता। बताओ क्या जोड़ता, बहुत सही 35% जोड़ता, है ना। तो इससे तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि परसेंटेज मिलाकर 100 ही बनती है। आई बात समझ में। तो चलो यहीं पर हमारी हम इसको करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेलिंग एंड बाइंग, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ में। तो इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे एक बारी। अगर फार्मूलाज अच्छे से आ गए तो फिर क्या ही मुश्किल है इसमें। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें बताओ। सबसे पहली चीज़ कि सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझना कि तुम हो कोई दुकानदार, ओके। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सीपी क्या होता है, सीपी वो चीज़ होती है जिसमें दुकानदार खरीदता है। दुकानदार उस सामान को खरीदता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है कि दुकानदार उस सामान को बेचता है। समझ आई ये चीज़ आपको अच्छे से। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इस चीज़ से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। मान लो आप दुकानदार हो, आप हो एक अच्छे दुकानदार, ठीक है, पतले से दुकानदार हो आप एक, ठीक है। आपने ना क्या खरीदा है, एक मशीन खरीदी है। आपने एक मशीन खरीदी है, कितने रुपए की, 100 रुपये की। 100 रुपये की मशीन खरीदी है, ठीक है। अब आपने बोला मैं तो दुकानदार हूँ, मैंने इसे खरीदा है 100 में, तो मैं इस पर्सन को ये बेच दूंगा 150 रुपीज़ में, ठीक है। इस पर्सन को मैं ये बेच दूंगा 150 रुपीज़ में। तो मुझे क्या होगा, एक तरीके से मुझे बताओ। एक तरीके से मुझे प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 50 रुपये का, कि भैया मैंने तो 100 रुपये में खरीदा था और बेचा कितने में, 150 में, ठीक है। तो जितने में मैंने खरीदा वो मेरा क्या हो गया, सीपी, और जितने में मैंने बेचा वो मेरा क्या हो गया, एसपी। तो अगर हम कहें एसपी माइनस सीपी, वो क्या हो जाता है हमारा, एक तरीके से प्रॉफिट निकल के आ जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि देखो ना, जब मैंने 150 में से 100 घटाया, यानी कि एसपी में से अपना
सीपी माइनस कर लिया कि भाई जितने रुपए में मैंने उस चीज़ को बेचा है, मैं उसमें से अपना खर्च माइनस कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट ही तो निकल के आएगा। आई बात समझ में? और जब सीपी में से तुम अपना एसपी घटाओगे, सीपी में से अपने एसपी घटाओगे तो हो जाएगा लॉस। अब ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आई होगी, सीपी में से एसपी कैसे घटा सकते हैं। मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि तुम हो दुकानदार, वही एकदम बढ़िया वाले दुकानदार हो, मशीन लाए थे, सेम मशीन 100 रुपये की लाए थे, ठीक है। अब ये पर्सन जिसको तुम बेचने गए, ये था चालाक, इसने बार्गेनिंग करनी चालू करी। बार्गेनिंग समझते हो? बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना चालू करा। तो इसने इस मशीन को खरीद लिया कितने रुपए में? 90 रुपये में। अब बची भाई, तुम सीपी लाए थे, तुम मतलब से लाए थे तुम मशीन 100 रुपये में, बेचा तुमने 90 रुपये में यानी एसपी। तो इस बार तुम्हें दिख रहा है कि भैया जी प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, हमने अपना खर्च ज़्यादा करा है और कमाया तो बहुत कम है, तो लॉस हुआ है कितने का? 10 का। तो जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तब हमें लॉस होता है। क्या होता है? जब एसपी, यहाँ देखो एसपी ज़्यादा था सीपी से, तब हमारा क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। और जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तब हमारा क्या होता है? लॉस होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ समझो, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट निकालना सीख गए, बहुत बढ़िया। लॉस निकालना सीख गए, बहुत बढ़िया। अभी आगे सवाल भी करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकलता है। देखो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है वो अपॉन में सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंटेज जो भी तुम्हारा लॉस आया है अपॉन में सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही तुम्हारा सीपी के ऊपर आता है। समझ आई? अब चलो, इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे जिन्हें हम एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से वो सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले सॉल्व अपनी तरफ से कि देखो, एक लड़का था, एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का था, ठीक है, जिसने एक साइकिल खरीदी थी सीपी कितने रुपीज़ में? उसने खरीदी थी 700 रुपये में, और अब उसका मन भर गया था उस साइकिल से, तो उसने उसे बेच दिया, यानी कि एसपी कितने में बेच दिया? 800 रुपये में। तुम्हें दिख गया होगा, तो यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ठीक है। तुम्हें दिख गया होगा यहाँ प्रॉफिट हुआ है, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? एसपी माइनस सीपी करके पता लगा लोगे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 100 रुपये का। 800 में से 700 गया, 100 रुपये। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या आया है? प्रॉफिट आया है 100 अपॉन में सीपी कितना है? खरीदी कितने में थी उनने? 700 में, इंटू 100। ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे से। 100 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10,000 अपॉन में 700। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा क्या? 100 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके पॉइंट में लिया ना, वो तुम्हारा परसेंटेज होगा। जैसे कि हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, 7 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में आ जाएगा हमारा 7, 30 बचेगा, ये 0 नीचे उतार दिया। 4 बार में मेरा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाते हैं 0, और फिर 2 बार में 14, 6 बचेगा। तो 14.2% का क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में आपको? आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि मान लो एक लड़का है, एग्जाम्पल के तौर पर फिर से एक लड़का है जिसने क्या खरीदा इस बार? सोचो क्या खरीदा? इसने एक बुक खरीदी थी। 1000 रुपये में। 1000 रुपये क्या है? खरीदी थी, यानी सीपी हो गया, और उसने 800 में उसे बेच दी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट हुआ या लॉस? मुझे एक चीज़ बताओ, कैसे पहचानोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस? मैंने बताया था, जब एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा होगा तो लॉस। सीपी बड़ा है ना यहाँ पे, तो यहाँ हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है हमें। लॉस कितने का हुआ है जी? कैसे पता लगाएंगे? सीपी माइनस एसपी करके, ठीक है। 1000 में से
800 माइनस कर देंगे, तो जी हमें 200 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि मैं 1000 में लाया था और 800 में बेच दी। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा तो उस इंसान को हुआ, सामने वाले को, है ना। 200 रुपये का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला भी पीछे पीछे, लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100। और प्रॉफिट का क्या था? प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। तो लॉस क्या है? 200। सी पी क्या है? सी पी क्या है? सी पी उसने 1000 रुपये में ख़रीदा था, इंटू 100। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अपन, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से। तो ये मेरा 20,000 हो जाएगा और ये मेरा 1000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 20% का मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। आई बात आपको समझ में एकदम अच्छे से? आई होप ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर मैंने ये समझाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो एक बारी वीडियो को वापस से पीछे करके देख लेना, वापस से समझ लेना। ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी देख लें वीडियो को, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम अभी तो इसे समझा रहे हैं एक वन शॉट में, लेकिन आगे एक्सरसाइज को भी पूरा कराएंगे, ठीक है। तो हमारा सेलिंग एंड बाइंग इतना ही था, उसके अंदर यही 4 चीज़ थी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सी पी एस पी, बस इतना ही था। समझ आई ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से?
तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा बीच में रह गया था समझाना, तो इसको भी हम समझा देते हैं एक बारी। द टोटल मार्क्स ऑफ चार्ली इंक्रीज्ड फ्रॉम 365 टू 380। मतलब कि मान लो पहला जो फर्स्ट ईयर था वहाँ पर चार्ली के नंबर 365 आए थे, सेकेंड ईयर में चार्ली के नंबर 380 हो गए। तो कह रहा है फ्रॉम लास्ट ईयर्स रिजल्ट फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज बता दो इंक्रीज कितना हुआ है। इंक्रीज बताने के लिए तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जी एक्चुअली में हुआ कितना है। तो 380 में से 365 माइनस करके बताओ ज़रा कि एक्चुअली में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है माइनस कर लेंगे जब हम, सिर्फ 15 नंबर ही तो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो याद करो जब हमने निकाला था उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। परसेंटेज एक तरीके से जब हमारा प्रॉफिट हो रहा था, ये भी कुछ प्रॉफिट जैसा ही है, कुछ प्रॉफिट जैसा ही है कि हमने इतने में ख़रीदा इतने में बेचा अगली बार, है ना, कुछ प्रॉफिट जैसा ही है। और यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट का नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, सिनोनियम क्या होता है, इंक्रीज ही तो होता है ना। तो किस तरीके से निकलता था वो याद करो, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, इस तरीके से निकलता था। ये भी कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा कि एक्चुअली में कितना हुआ है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने नंबर बढ़े हैं, 15 नंबर बढ़े हैं, कितने में से पहले कितने थे, यानी कि 365 इंटू में 100। इस तरीके से तुम्हारा इंक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। इसके नीचे 1 डाल के ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से, 15 की 100 से करोगे 1500, 365 की 1 से करोगे 365। अब अगर तुम्हें पता है तो बहुत ईजिली कर लोगे कि दोनों ही जो नंबर हैं वो 5 के टेबल में आते हैं। जैसे पहला वाला नंबर 5 के टेबल में आता है 300 बार में, ठीक है, और दूसरा वाला नंबर जो है वो 5 के टेबल में आता है 73 बार में। क्या इसके आगे ये हो पा रहा है? मेरे हिसाब से तो इसके आगे मेरे लिए तो पूरा का पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से करना पड़ेगा, सोचो किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। इस तरीके से डिवाइड में लिख के, आई बात समझ में? बट मैं इस तरीके से नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो आप अच्छे तरीके से डिवाइड कर लेना। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 4.1% या 4% ये उसे क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। आई बात समझ में? तो बस यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने एकदम अच्छे से बेसिक से एकदम एडवांस तक इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना उसे और अच्छे से समझ लेना। अगर फिर भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। हम आगे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ चैप्टर का बेसिक टू एडवांस था।